हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। आज हम बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण यानी कि किस प्रकार से मौर्य सम्राट के अंतिम शासक बृहदरथ की हत्या हुई और एक नए वंश की स्थापना हुई, यानी कि बाहरी लोगों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए और किस प्रकार अपना शासन चलाया यहाँ, और फिर किस प्रकार हमने उनको आत्मसातीकरण कर लिया, यानी कि उनको आत्मसात कर लिया, हमने भी उनको अपना लिया। तो उसमें शुरू करते हैं हम आज। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ की हत्या करके, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। सन 2000 ईस्वी पूर्व के बाद का जो युग था, जिसे हम मौर्योत्तर भारत की संज्ञा दे सकते हैं, इस समय कोई बड़ा साम्राज्य तो स्थापित नहीं हुआ, पर यह युग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस युग में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, हमारे स्थापित हुए और विदेशी तत्वों का भारतीय समाज में समावेश हुआ, और विदेशी तत्वों का भारतीय समाज के अंदर समावेश हुआ। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। असंख्य जो यूनानी थे वो भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। यूनानियों ने क्रमशः भारतीय ढंग को अपना लिया, और यूनानियों ने जो भारतीय ढंग थे, भारतीय संस्कृति थे, रीति रिवाज थे, उनको अपना लिया, अर्थात आत्मसात कर लिया। समय के साथ वे जैसे जैसे भारतीय भूमि की उपज ही बन गए, और समय के साथ साथ धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे समय गुजरा, तो ऐसा लगा कि वो भारतीय भूमि की ही उपज है, यानी कि वो भारतीय भूमि की ही उपज बन गए। और अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर मुख्य धारा में विलीन हो गई, अर्थात मिल गई। मौर्योत्तर काल में किसी एक राजवंश का संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि अनेक क्षेत्रीय व स्थानीय राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय शासन था उनका। अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से इन शासक वर्गों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा यानी कि अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो इन शासक वर्गों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है विदेशी शासक एवं भारतीय शासक। तो दो भागों में कौन कौन से हैं इसके? विदेशी शासक और भारतीय शासक। विदेशी शासकों में मुख्यतः यूनानी, इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंदी यवन भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक जिन्हें
हिंद यवन भी कहा जाता है। शक, कुषाण व हूण राजवंशों को रखा जाता है। तो इंडो ग्रीक जिन्हें हिंद यवन कहा जाता है, तो उसमें है शक, कुषाण व हूण राजवंश। और भारतीय शासकों में आ जाते हैं शुंग वंश, कनव वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश के शासक प्रमुख थे। अब आगे है मौर्योत्तर काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है। मौर्योत्तर काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है या उस समय से है जो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर, यानी कि मौर्य के बाद, मौर्योत्तर काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उद्भव तक के इतिहास को बताता है। जो गुप्त साम्राज्य के उद्भव, यानी कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव कहाँ से हुआ तक के इतिहास को बताता है। यह वह काल था जब मौर्यों को केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बिखर रही थी। यह वह काल था जब मौर्यों की केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था थी वो बिखर रही थी, बिखराव पर थी, और विदेशी राजवंश भारत पर, और जो विदेशी राजवंश हैं वो भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे, लगातार आक्रमण कर रहे थे। दूसरी ओर कई भारतीय राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, और विदेशी राजवंश भारत पर निरंतर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वो जो भारत की केंद्रीय शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही बिखरी हुई थी, जिस वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत पर लगातार आक्रमण कर रहे थे अपना शासन जमाने के लिए। और दूसरी ओर भारतीय राजवंश भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। इस समय उत्तर और दक्षिण भारत भारतीय शासकों के अधीन ही रहा। इस समय उत्तर और दक्षिण भारत भारतीय शासकों के अधीन ही रहा, किंतु भारत के उत्तर पश्चिम सीमा विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार बन चुकी थी। किंतु भारत के उत्तर पश्चिम सीमा विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार बन चुकी थी। पश्चिमोत्तर भारत से ही यूनानी, शक, हूण व कुषाण जैसी जातियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। तो अब है इसके बारे में जानकारी के स्रोत, यानी कि इससे जानकारी किस किस से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों की पराजय के तुरंत बाद के समय के लिए, मौर्यों की पराजय के तुरंत बाद के समय के लिए गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, दिव्यावदान और कालिदास की मालविकाग्निमित्र और कालिदास के मालविकाग्निमित्र तथा बाणभट्ट के हर्षचरित व इतिहासकार कल्हन की ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी से इसकी जानकारी मिलती है। तो किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी यूनानियों ने शक, हूण व कुषाण जैसी जातियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो इनकी जानकारी हमें इन ग्रंथों से, यानी कि गार्गी संहिता से, पतंजलि के महाभाष्य से, दिवावदान से, कालिदास के मालविकाग्निमित्र से तथा बाणभट्ट के हर्षचरित्र, इतिहासकार कल्हन की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी से इसकी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने आक्रमण करने शुरू किए। कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में, कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक व साहित्यकार रहते थे।
कनिष्क के दरबार का महान कवि अश्वघोष था, जिसने संस्कृत में बुद्ध चरित, सौद्रानंद महाकाव्य व सूर्य अलंकार और सारीपुत्र प्रकरणम लिखे थे। शून्यवाद, सापेक्षवाद व माध्यमिक सूत्र के प्रवर्तक नागार्जुन भी इसी कालखंड के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, जो सार्थक जानकारी प्रदान करते हैं, जो एक सार्थक या सटीक जानकारी प्रदान हमें करते हैं। आगे है, चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक के अलावा चीनी इतिहास ग्रंथ व चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के साथ साथ बौद्ध विद्वान वसुमित्र व साहित्यिक त्रिपिटक मिलिंद पन्ह भी हमें विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। यानी कि इनके माध्यम से भी जो विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, इनकी जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। आगे है, कौशाम्बी, सारनाथ व मथुरा की कनिष्ककालीन मुद्राएं भी सही संकेत देती हैं। कौशाम्बी, सारनाथ व मथुरा की कनिष्ककालीन मुद्राएं भी सही संकेत देती है। यह सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि उन पर शासकों के नाम अंकित हैं, सिकंदर के साथ आए नियार्कस, अनेसिक्रिट्स और एरिस्टोब्यूल्स जैसे लेखक भी मददगार हैं, यानी कि ये भी सहायक हैं। अब है यूनानी आक्रमण व भारत की राजनीतिक स्थिति। जिस समय संसार को जीत लेने की इच्छा से मकदूनिया का शासक, यानी कि विदेशी था, सिकंदर दुनिया का शासक था, तो जिस समय संसार को जीत लेने की इच्छा से मकदूनिया का शासक सिकंदर अपने सैनिक अभियान पर निकला था, उस समय भी उत्तरी पश्चिमी भारत की स्थिति वैसी थी जैसी भारत पर हुए ईरानी आक्रमण से पहले थी। पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था, यानी कि बंटा हुआ था। काबुल के उत्तर में गंधार, झेलम और चिनाब के बीच में पौरव, रावलपिंडी और पेशावर के हिस्से में तक्षशिला, कश्मीर के पश्चिम में रावी और व्यास नदियों के बीच का भाग कठ, उसके निकट शूद्रक, इसी तरह रावी और चिनाब नदी के संगम के भाग में मालव, मूसक, संबोस और वे ऐसे ही अन्य राज्यों को मिलाकर उस काल में भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग कुल 25 राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से कुछ गणतंत्र थे और कुछ राज्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धति से शासित राज्य थे। राजतंत्र के शासक थे वो गणतंत्रों से विरोध रखते थे। पौरव और तक्षशिला तक्षशिला और अभिसार, पौरश और तक्षशिला तथा तक्षशिला अभिसार में शत्रुता थी। इसी तरह शूद्रक और मालव तथा अभिसार व पौरव के बीच भी संबंध अच्छे नहीं थे। और संबोस और मूषक
एक दूसरे के विरोधी थे, शत्रु थे। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में दुनिया का शासक, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में यानी कि भारत की जो आंतरिक शासन व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशंस में मकदूनिया का राजा सिकंदर ईसा पूर्व 331 में ईरान के शासक को अराबेला के युद्ध में परास्त कर भारत की तरफ बढ़ा। तो आगे है सिकंदर का भारत में आगमन। इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।